Today we have with us Shakir Hassan, recent KS qualifier. Assalamu alaikum sir, and a very warm welcome to Ignited Minds. Sir, today we will be discussing about a number of things with you regarding the confusions, the issues of civil service aspirants. But before that, we would like to know more about you. Can you please give us a brief introduction about yourself? About me, I'm Shakir Hassan. I'm actually from Bandipora. I have been putting up in Srinagar for the last 10 to 12 years. I did my bachelor's in engineering in electronics and communication from SSM College of Engineering. After that, I completed my degree in 2013 January. By 2013 February, I was working with State Bank of India as a banking associate. My dad wanted me to pursue civil services. I had a fire inside me for civil services, so I left the job after 1 year and went for studying civil services. My optional is geography. I have been preparing only for IAS pattern. I did not attempt KS pattern, even though I attempted once, but it was not great for me. So there are issues in civil service exam more important than the knowledge base. Most of the aspirants mishandle these and eventually lose it despite having good hold on subjects. There are a bunch of such issues. So my first question regarding to this thing is that how should a civil service aspirant begin his exam preparation? इस चीज़ को हैंडल करने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस हैं आपके पास. जैसे एक फ्रेशर जब आता है इस एग्ज़ाम के लिए विद अ फ्रेश स्लेट, कभी कभार उसको सिविल सर्विस के बारे में पता भी नहीं होता है, किसी बंदे से इंस्पायर हो जाता है या कहीं किसी जगह न्यूज़पेपर देख लिया या कोई और चीज़. तो हर एक चीज़ के लिए आपको क्या करना है, एक प्रॉपर अप्रोच बनाना है. किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए एक प्रॉपर अप्रोच बनाना है. जो भी फ्रेशर होगा सिविल सर्विसेज में, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते न्यूज़पेपर्स को स्टडी करना चाहिए. उससे क्या होता है, ही एक्वायर्स अ डिमांड. उसको पता चल जाता है मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं. जैसे फॉर एग्जांपल उसने इकोनॉमी के रिलेटेड कोई आर्टिकल पढ़ लिया, अब इसमें CRR आ गई टर्म या SLR आ गई टर्म, जो चीज़ें इसने नहीं पढ़ी, सो इसके अंदर एक क्रेविंग सी शुरू हो जाती है कि ये चीज़ें मुझे पढ़नी है, ये चीज़ें नहीं पढ़नी है. और कभी कभार लड़के को या बंदे को होल्ड होता है किसी एक चीज़ पे. फॉर एग्जांपल ये इकोनॉमी से ग्रेजुएट है, अब ये इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ेगा. यूजुअली ये बंदा क्या बोलता है, यार ये चीज़ तो आती है मुझे ये चीज़ मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यही फिर आगे जाके आपके वीक एरियाज़ बन जाते हैं. सिविल सर्विसेज आपसे एक बैलेंस्ड अप्रोच मांगता है हर एक चीज़ के लिए. इट रिक्वायर्स टू स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स एज वेल एज योर वीकनेसेस. You should always play to your weaknesses but never lose those which are your strong areas. तो हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलना है. हर एक चीज़ जो आपसे कही जाए वो करनी ही करनी है. हर एक चीज़ आपको पढ़नी है. जब तक आप हर एक चीज़ में अपना हाथ नहीं रखेंगे, unless and until you are jack of all trades, you cannot qualify civil services. सर मेरा दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल. इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है कि जो बच्चे को कंफ्यूज करता है पूरी जर्नी में. सो अकॉर्डिंग टू यू, हाउ शुड एस्पिरेंट अप्रोच दिस मटेरियल, बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मटेरियल? रिगार्डिंग मटेरियल आपके पास सोर्सेज डाइवर्स हैं. हर एक बंदा अपने हिसाब से लिखता है, हर एक बंदा अपने हिसाब से आपको मटेरियल प्रोवाइड करता है. अब चीज़ ये है, स्टे ट्रू टू इट. अगर आप एक वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, यही एक वेबसाइट कंसल्ट कीजिए. डोंट गो ऑन कंसल्टिंग डिफरेंट वेबसाइट्स. फॉर एग्जांपल मैं विजन IAS से करंट अफेयर्स पढ़ता था. इनसाइट्स भी प्रोवाइड करता है, IAS बाबा भी प्रोवाइड करता है, बाकी सारी वेबसाइट्स भी आपको प्रोवाइड करती हैं. लेकिन मैंने कभी स्विच नहीं किया. क्यों? क्योंकि मुझे एक लैंग्वेज, एक पैटर्न इनसाइट्स का, ये विजन का पसंद आया. जो उनके पॉइंट्स में जैसे वो लिखते हैं करंट अफेयर्स, मुझे वो अच्छा लगता था, मैं उससे पढ़ता था. काफ़ी सारे लोग इनसाइट्स से पढ़ते थे, काफ़ी सारे लोग किसी और वेबसाइट से पढ़ते थे. लेकिन मैं क्या करता था, एक महीने एक वेबसाइट से पढ़ूँ, दूसरे महीने दूसरी वेबसाइट से पढ़ूँ. उससे क्या होता था, ये बंदा एक पैटर्न में चल रहा है, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स को फॉलो कर रहा है, आपके वो पर्टिकुलर टॉपिक्स स्ट्रेंथन हो रहे हैं. जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे, हो सकता है दूसरी वेबसाइट उन टॉपिक्स को ना उठाए, हो सकता है वो उन टॉपिक्स को किसी और पर्सपेक्टिव से देख रहा हो, किसी और पर्सपेक्टिव से आपको दिखाए. सो बेटर है स्टिक टू योर सोर्सेज. और दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो आपको करनी ही करनी है. फॉर एग्जांपल NCERTs, यू शुड नेवर गो फॉर शॉर्ट नोट्स ऑफ NCERTs या जिस्ट्स ऑफ NCERTs. डू देम योरसेल्फ. आपके पास इकोनॉमिक सर्वे है, नेवर गो फॉर इकोनॉमिक सर्वे का किसी ने जिस्ट बनाया, एक बार इकोनॉमिक सर्वे खुद से पढ़ लो. ऐसी चीज़ें, ऐसे मटीरियल्स हैं, कोर मटीरियल्स, ऑलवेज स्टिक टू देम. एंड आफ्टर दैट द मटीरियल्स विच आर गुड फॉर यू, विच जिनकी लैंग्वेज आप समझ सकते हैं, जिनके पैटर्न्स आपको समझ में आ रहे हैं, जो आपके लिए आसान समझना है, वही कंसल्ट करते रहिए. ज़्यादा जंपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपका नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा. So there is one more frequently asked question by our civil service aspirants, that is, can I choose an optional subject in mains which I have not studied at graduate level?
आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग। मेरा बीटेक रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के साथ। उस चीज़ का मेरे मेंस ऑप्शनल के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैंने जियोग्राफी लिया मेंस ऑप्शनल और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई भी हो गया। ऐसे ही आपको मेजॉरिटी स्टोरीज मिलेंगे। साइंस सब्जेक्ट्स में एक चीज़ रहती है आपको, या अगर आपकी ग्रेजुएशन साइंस सब्जेक्ट से है, आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन होता है, कोई न्यूमेरिकल आती है, यू हैव टू आंसर इट। यू कैन नॉट पुट फैक्ट्स रिलेटेड टू इट इन द आंसर। अगर आप कोई आर्ट सब्जेक्ट लेते हैं उसमें वो एडवांटेज रहती है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने इससे पहले वो पढ़ा हो ना हो। जब तक आपका इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है, आप वही पढ़िए। लोगों का इंटरेस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िए। किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वही पढ़िए। किसी के कहने पे कोई सब्जेक्ट मत लीजिए। आप इस बार का भी रिजल्ट देखेंगे, एक बैलेंस्ड रिजल्ट है अक्रॉस सब्जेक्ट्स। तो कोई भी जिसमें आपका इंटरेस्ट। Sir, my next question to you is regarding preparation for examination. When should a civil service aspirant start preparing for optional, mains, and prelims examination? रिगार्डिंग दीज डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन, इन सबको एक एग्ज़ाम लेके चलना है। हमेशा आपका स्कोर जो है वो मेंस का होता है। प्रीलिम्स आपके लिए एक फ़िल्टर टेस्ट होता है, ये बंदा मेंस के लायक है कि नहीं। ठीक है, एक रश में से, एक भीड़ में से आपको अलग करने के लिए होता है। फिर मेन एग्ज़ाम आपका मेंस है। मेंस जितना आपका अच्छा स्कोर होगा उतना ही आपका इंटरव्यू में भी अच्छा जाएगा। अगर आपका इंटरव्यू फिर थोड़ा लेफ्ट राइट हो भी जाता है, मेंस विल कवर फॉर इट। सो मेन एग्जामिनेशन आपका मेंस है। डे 1 से जब आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। मेंस रिक्वायर्स कंसेप्ट्स। जब तक आपको कंसेप्ट्स पता नहीं होंगे, आप फैक्ट्स याद करके कुछ नहीं कर सकते। सो डे 1 से आप स्टार्ट करेंगे मेंस के लिए पढ़ना। जैसे ही प्रीलिम्स के लिए आपको 1-1.5 महीना बचेगा या 2 महीना, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन, 2 महीना मैक्सिमम, 2 महीने से आप प्रीलिम्स मोड में चले जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद रहता है आपका ये ऑप्शनल। ऑप्शनल डे 1 से स्टार्ट करेंगे, अपना टाइम टेबल बनाएंगे, उसमें एक पर्टिकुलर स्लॉट आप ऑप्शनल के लिए रखेंगे, और ऑप्शनल आप हर दिन पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग दैट टाइम जिस टाइम आप अपना प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। किस वजह से? जैसे ही आप जीएस पढ़ेंगे या प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, एवरीबडी स्टडीज द सेम थिंग। व्हाट सेपरेट्स यू फ्रॉम अदर पीपल इज़ आपका ऑप्शनल पेपर कितना अच्छा जा रहा है उनसे। बाकी सब लोगों के मार्क्स एक रेंज में आते हैं। कोई कोई बंदा जीएस में आउट परफॉर्म कर जाता है, बाकी सारा रिजल्ट आप कोई भी उठा के देखेंगे, इट फॉल्स विद इन द रेंज ऑफ 40 to 50 मार्क्स। वो सारा रिजल्ट आपको अलग करना है, अपने आप का रिजल्ट आपको उनसे बेहतर बनाना है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शनल। सो ऑप्शनल का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ऑप्शनल आप रेगुलर बेसिस पे करते। So, can an average student compete with the rest of the candidates? सिविल सर्विसेज एक अलग टाइप का एग्ज़ाम है। इसमें एवरेज स्टूडेंट्स ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। जितना आप एवरेज स्टूडेंट को एक इनसिक्योरिटी होती है, अपने बारे में पता होता है कि मेरे में क्या कमियां हैं, वो हमेशा उन चीज़ों पे काम करता रहता है, और उसकी वजह से उसके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रिलियंट स्टूडेंट। ही नेवर फोकसेस ऑन हिज वीकनेसेस। उसको पता नहीं होता है कि मेरी वीकनेस क्या है, क्योंकि हमेशा अपनी ब्रिलियंस से आगे चलता आया है। एवरेज स्टूडेंट को हमेशा अपनी वीकनेसेस का पता होता है। जी भाई, मेरे से याद नहीं हो रहा, मेरे से अच्छा लिखा नहीं जा रहा। वो उन वीकनेसेस पे काम कर सकता है, वो ज़्यादा आगे जाने के चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल हु आर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट लोगों के लिए एक हिसाब से ये ट्रैप है ये एग्ज़ाम, क्योंकि उनको लगता है उनको हर एक चीज़ आती है, फिर उसमें प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है रिगार्डिंग कोचिंग सेंटर्स। क्या आपको लगता है कोचिंग सेंटर्स इम्पॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन के लिए? ये आप अपने एक स्टूडेंट से, किसी भी स्टूडेंट से अगर आप पूछेंगे कोचिंग सेंटर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये उसकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन तक है। वो अपने आप को कितना यूज़ करने के लिए, यूटिलाइज़ करने के लिए तैयार है। जब मैं सिविल सर्विसेज में आया था, आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। ठीक है, ना ही मेरे पास कोई ऐसा गाइड था जो मुझे बता सकता था ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ नहीं पढ़नी है। उस टाइम आई वेंट फॉर कोचिंग। मैंने कोचिंग की है, और कोचिंग के थ्रू ही मुझे लगता है उसी कोचिंग सेंटर की वजह से मैं क्वालिफाई कर पाया हूँ। कुछ लोगों के लिए वो ज़रूरी नहीं होता है, कुछ लोग माशाल्लाह उनका अपना इक्विपमेंट अच्छा होता है, वो पढ़ पाते हैं। बट कोचिंग सेंटर्स एक चीज़ है फॉर श्योर, वो आपको पढ़ाएंगे नहीं, एटलीस्ट गाइड करेंगे कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है, कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। और सबसे बड़ी चीज़, जब आप पढ़ते जाते हैं, आफ्टर 2 months 3 months यू फील लेजी अबाउट इट, यू स्टार्ट स्लिपिंग आउट ऑफ गियर। कोचिंग सेंटर में जब आप अपने फ्रेंड को देखेंगे या अपनी कंपनी को देखेंगे, 4 बंदे पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इट प्रोवाइड्स एन एडिशनल मोटिवेशन फॉर यू टू गो फॉरवर्ड। उस हिसाब से मुझे लगता है कोचिंग सेंटर, इफ़ यू कैन अफोर्ड, यू कैन गो इनटू इट। आप आराम से जाइए। अगर आपको लगता है 2-3 महीने बाद कि आपका हो गया, जो चीज़ आपको कोचिंग सेंटर से हासिल करनी थी वो हो गई है, देन यू कैन कैरी ऑन विद योरसेल्फ। हाँ, अब कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता है। हमारे कोचिंग सेंटर हैं यहाँ पे, इग्नाइटेड माइंड्स, दे आर स्टार्टिंग ए स्कॉलरशिप टेस्ट इन कमिंग डेज। Participate in that. If you are a good student, you will get scholarship. Come here, feel the difference. अगर आपको लगता है कि डिफरेंस है,
आप कोचिंग सेंटर के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आप खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। So, we would like to know the books and notes you followed for your general studies preparation. जनरल स्टडीज़ के लिए आपको कोई भी बंदा एन से बेसिक्स रिकमेंड करेगा। उसके अलावा अगर आपको बुक लिस्ट चाहिए होंगे, यू मैसेज द पीपल हु हैव क्वालिफाइड या इग्नाइटेड माइंड्स को कॉन्टैक्ट कीजिए, दे विल प्रोवाइड यू फ्रीली विद द बुक लिस्ट्स। अब चीज़ ये है कि जो बुक लिस्ट आपको प्रोवाइड किया जाए उसमें अक्सर एन लिखी होती हैं और बंदे उनको लाइटली ले लेते हैं कि सर एन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। NCERTs आर द कोर ऑफ दिस एग्जामिनेशन। अगर आप NCERT नहीं पढ़ेंगे, ट्रस्ट मी, यू विल नॉट क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। NCERTs पढ़ते जाइए और जो मटेरियल्स आप साइड बाय साइड कंसल्ट कर रहे हैं, करंट अफेयर्स के लिए कोई पर्टिकुलर वेबसाइट कंसल्ट कर रहे हैं, PIB कंसल्ट कर रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो देख रहे हैं, या बिग पिक्चर देख रहे हैं राज्यसभा TV पे, या आप कोई और वेबसाइट PSIR कर रहे हैं, PSIR के लिए कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, कीप रिपीटिंग देम। एक बार पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, कवर टू कवर पढ़ेंगे, समझ में नहीं आता है, अगली बार पढ़ेंगे कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। सो जो भी बुक्स, जो भी मटेरियल्स आप कंसल्ट कर रहे हैं, जो भी लिस्ट आपके पास है, स्टे ट्रू टू इट, ट्रस्ट इन द पर्सन हु हैज़ प्रोवाइडेड यू दीज। उस बंदे ने क्वालिफाई किया है, या उस बंदे ने अगर क्वालिफाई नहीं भी किया है, एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट पहले वो आप कर लीजिए। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली रास्ते मिलते जाएंगे, आपको फ्रेंड्स, आपकी कंपनी आपको सजेस्ट करती जाएगी कि ये वाली बुक पढ़ लो एडिशन के लिए, ये वाली बुक पढ़ लो वैल्यू एडिशन के लिए, लेकिन बेसिक्स आपके NCERT से ही बनेंगे। So, how did you manage your time despite being a working person? Because there are many aspirants who are also working and they often complain about the time. So, what is your take on that? वर्किंग पीपल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेज करना। एक तो ऑफिस का आपको टाइम देना ही देना है, उसके बाद फैमिली में भी टाइम देना है, क्योंकि जब आप वर्किंग में हैं मतलब आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं, यू हैव अ फैमिली, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। अब चीज़ ये है कि मेरे हिसाब से उन बंदों के लिए टाइम मैनेज करना आसान हो जाता है। पहले कुछ टाइम में जब आप बेसिक्स बना रहे हैं, यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स, आपकी नींद भी जाएगी, बहुत ज़्यादा थकान भी होगी, बट यू विल गेट यूज टू इट विद इन अ वीक और 2, यू विल गेट यूज टू इट। Putting in 3 to 4 hours minimum and 5 to 6 hours if you can go for that daily will help you a lot in building your basics। ठीक है, उसके बाद ऑफिस से आके आप 3-4 घंटे रिवीजन करते रहिए, उतना आपके लिए काफ़ी है। लेकिन एक चीज़ है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, इनको ये चीज़ हॉन्ट करती रहती है कि मैं दिन भर ऑफिस में था, मैंने नहीं पढ़ा, मैं दिन भर इस जगह था, मैंने नहीं पढ़ा, शाम को आके ये पढ़ेगा। इसके कंपैरिजन में अगर आप जनरल स्टूडेंट्स देख लेंगे, वो ऑफिस से ज़्यादा टाइम घर में वेस्ट करेंगे, वो किताब देखेंगे, पढ़ेंगे कुछ नहीं, दे ऑफन गेट लॉस्ट इन देयर थॉट्स। उनके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे हिसाब से सुने, टू पुट इन आवर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ मच यू हैव डन, यू हैव टू कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस यू हैव रिटन थ्रू आउट द डे। अगर आप 10 पेज रख रहे हैं, अपना एक टारगेट रख रहे हैं, ये टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है, घर में बैठ के भी वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा है, और वहाँ से एक बंदा है जो ऑफिस से आया फिर घर में जाके उसने वो टॉपिक कंप्लीट किया, तो आप खुद देख लीजिए कितना डिफरेंस रहता है। सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट मेरे हिसाब से उन स्टूडेंट्स के लिए हैं विच हैव डेडिकेटेड होल ऑफ देयर टाइम फॉर दिस, एज कम्पेयर टू जो ऑफिस वाले बंदे हैं। इफ़ दे कैन स्टे ट्रू टू देयर गोल, इफ दे कैन स्टे फोकस्ड, दे कैन मैनेज टाइम ईजिली। So, my next question to you is regarding stress management. The whole journey of civil service exam preparation develops anxiety and stress among students. In order to remain motivated throughout the journey, as per your opinion, how should one deal with it? स्ट्रेस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस जर्नी। जब तक आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप पढ़ेंगे नहीं। और रही मोटिवेशन की बात, मेरी ही स्टोरी देख लीजिए आप। मैंने आपको बोला कि मैं 2013 में पास आउट हुआ, उसके बाद 2014 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, 15 में मैंने पहली बार प्रीलिम्स लिखा, आई डिड नॉट क्वालिफाई प्रीलिम्स, 16 में मैंने मेंस लिखा, मेंस के बाद मैं घर आया, मेंस में क्वालिफाई नहीं हो पाया, IAS का मेंस मैंने लिखा, मेंस में क्वालिफाई नहीं हो पाया, मैं घर आया, 17 मार्च के अराउंड JK बैंक में हमारा रिजल्ट निकला, एंड आई वाज अपॉइंटेड एज अ बैंकिंग एसोसिएट इन JK बैंक। घर में थोड़े कंडीशंस ख़राब थे, इकोनॉमी उतनी स्टेबल नहीं थी, तो आई ज्वाइंड JK बैंक। बाय द एंड ऑफ अगस्त मेरा प्लान था, अगस्त सितंबर के अराउंड मैं JK बैंक छोड़ दूंगा, उसके बाद फिर से प्रिपरेशन के लिए चला जाऊंगा। छोटे भाई बहन थे घर में, पापा थे घर में, मम्मी थी घर में, तो आई वांटेड अ ब्रेक, थोड़ा रिलैप्स लेना चाहता था ताकि मैं फ्रेश स्टार्ट कर सकूं। अगस्त 2017 में मेरे पापा की डेथ हो जाती है, उसके बाद आई हैड टू कंटिन्यू इन J&K बैंक। डिस्पाइट ऑल दिस आई हैड टू स्टडी, आई हैड टू वर्क फॉर दिस एग्ज़ाम्स। फिर एक बार मेंस हुआ पिछले 2016 के AS का, वो मेंस कैंसिल हो गया, फिर 2016 का मेंस फिर से हुआ, फिर से वो लिखा डिस्पाइट वर्किंग इन बैंक। उसके बाद उस टाइम के ड्यूरिंग मेरे पापा की पेंशन थोड़ी बहुत थी, मैं कंट्रैक्ट में था JK बैंक में, 10,000 रुपये पर मंथ मिलता था टू मैनेज योर फैमिली।
to manage your studies in that, to get new material, to get access to internet, to have a phone. By that time मैंने credit card पे फ़ोन लिया, installments 500 रुपये इसमें से बचा के उसमें डालता था, फिर बाकी चीज़ें मैनेज करना, यहाँ से अपनी लाइफ भी आगे जा रही थी, एज भी बढ़ रही थी, KS हो नहीं रहा था। इसी ड्यूरिंग 2018 का प्रीलिम्स आया, प्रीलिम्स के बाद मेंस 1 साल बाद हुआ, मेंस का रिज़ल्ट जिस दिन आया उससे कुछ दिन पहले आपका आर्टिकल 370 हट गया था। अब मेंस की वैलिडिटी का पता नहीं था कि ये चीज़ कंटिन्यू हो पाएगी नहीं हो पाएगी। फिर ये भी था कि अगर मेरा मेंस यहाँ से क्वालिफाई हो गया, अगर कल को इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए उसके लिए पढ़ना है, तो स्ट्रेस की भरमार होती है इंसान की लाइफ में। ऑल दैट मैटर्स इज़ योर गुड। आप कितना पुट इन करेंगे, आप अपने, वो बोलते हैं ना, टू बेंड योर बैक एंड टू पुश थ्रू इट। यू हैव टू पुश थ्रू इट। अगर आपके दिल में जुनून है, अगर आपके अंदर जज्बा है ये करने का, उस जज्बे को मरने मत दीजिए। कम्फर्ट में मैं इग्नाइटेड माइंड्स आता था पढ़ाने के लिए। वसीम सर हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट ड्यूरिंग दिस। मतलब मैं यहाँ क्लासेस देता था, मेरे स्टूडेंट्स ने SI का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ टीचर एग्ज़ाम में बैठा, जनरल लाइन टीचर हमने क्वालिफाई किया यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। वहीं पे नहीं रुकना था, मैं जनरल लाइन टीचर भी जा सकता था, मैं JK बैंक क्विट करके कोई और जॉब भी कर सकता था, बट आई हैड अ टारगेट इन माइंड। डिस्पाइट ऑल दिस स्ट्रेस आई मेड इट, एंड यू कैन ऑल्सो मेक इट as long as you stay true to your goal. So thank you so much for being here for us and sharing your valuable experience and knowledge with us. Thank you so much. Thanks a lot. Pleasure has been all mine, and it's a pleasure to tell students what they can do and how they can succeed. Thanks a lot.